Hello, good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening. Voice clear है? Yes. ठीक है। पेपर डिस्कशन करना है आज। ये पेपर कंपैरेटिवली मॉडरेट लेवल का ही बोल सकते हो, ज्यादा टफ नहीं था। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो डुएबल थे और जो आपको करने चाहिए थे। तो वो जितने भी क्वेश्चन हैं जो जो डुएबल थे वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जो सेकंड क्वेश्चन था, ये किया था आप लोगों ने? कितने लोगों ने किया था ये क्वेश्चन? अच्छा, एक कॉमन इंस्ट्रक्शन सुन लो सब लोग। खैर मैं थोड़ी देर बाद बताने वाला था, बाकी बच्चे भी ज्वाइन कर ले तब तक। लेकिन बैच वन इसके अलावा जो एक और बैच चलता है आपके, उसमें मैंने ये इंस्ट्रक्शन दे दिया था कि जो बच्चा क्लास में पार्टिसिपेट करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, उसी को मैं मैथ्स की क्लास में रखूंगा, बाकी को मैं रिमूव कर दूंगा। ये क्लियर इंस्ट्रक्शन है, फिर आप चाहे कोई भी हो। अभी 7:35 हो रहे हैं। अगले 10 से 15 मिनट में ऑब्जर्व करूंगा। जो जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जो भी पूछा जा रहा है उसका आंसर दे रहे हैं, चाहे चैट बॉक्स में दो, अनम्यूट करके दो, लेकिन आंसर देना जरूरी है। पार्टिसिपेट भी करना जरूरी है, सबको करना है मिलके। और जो नहीं करेगा वो या तो खुद ही लीव कर देना, अदरवाइज मैं रिमूव कर दूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक टीचर ही बोलता जाए और आप चुपचाप बस क्लास आओ, मजे से क्लास अटेंड करो, निकल जाओ। एफर्ट दोनों तरफ से आना चाहिए। मुझे अकेले मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर 3 बच्चे बोलेंगे तो 3 बच्चे क्लास में रुकेंगे, 4 बोलेंगे तो 4 रुकेंगे, बाकी सारे हट जाएंगे। तो फिर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री रहेगी, मैं एंटर ही नहीं करूंगा। फिर आप रिकॉर्डिंग से पढ़ते रहना, जब जब भी अगर रिकॉर्डिंग अपलोड होगी उस दिन पढ़ लेना, और नहीं अपलोड होगी तो फिर खुद से कर लेना। लेकिन अगर क्लास में आ रहे हो, पार्टिसिपेशन चाहिए सबका। नेक्स्ट 15 मिनट्स का ऑब्जर्वेशन है। जो पार्टिसिपेट करेगा वो क्लास में रहेगा, जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा वो रिमूव हो जाएगा। फिर बाद में बोलना मत सर हमें हटा दिए, पहले ही बता दिया मैंने। हाँ, अब ये क्वेश्चन आया था आपके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से, बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन था। कितने लोगों ने किया था इस क्वेश्चन को? हैंड रेज करो। सिर्फ 3 ही लोगों ने किया, बाकी लोगों ने नहीं किया क्वेश्चन? कौन सा मेथड लगेगा इसके अंदर? 6 बच्चों ने किया था, ठीक। कौन सा मेथड लगेगा इसमें? मैंने आपको जब पढ़ाया था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, मैंने आपको कहा था ये लाइन जब भी आए, इफ टू बी इफ द बॉक्स बीज वाला। आर नहीं, इफ द बीज आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, बीज आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर का मतलब क्या है? कौन सा मेथड? सर गैप मेथड। गैप मेथड बताया था कि नहीं? यस सर। अगर आप ये क्वेश्चन छोड़ के आए तो ये छोड़ने लायक क्वेश्चन नहीं था। गैप मेथड का बहुत ही फंडामेंटल और इजी क्वेश्चन था। ये इजी कैटेगरी में ही जाएगा। सेकंड सेकंड नंबर पे ही था। फर्स्ट क्वेश्चन तो डिफरेंशियल इक्वेशन का है, तो उसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन था, सब्स्टिट्यूशन से होगा वो क्वेश्चन। लेकिन ये वाला क्वेश्चन डुएबल था, सिंपली गैप मेथड का डायरेक्ट क्वेश्चन था। अब यहाँ पे बॉक्स से भी हो जाएगा। बॉक्स में कैसे करोगे? टोटल तरीकों में से वो तरीके बॉक्स से कैसे करोगे? सर टोटल में से माइनस कर देंगे ना? नहीं, टोटल में से आप वो तरीके माइनस करोगे जिसमें तीनों भी साथ में, ये वाला। यस सर, सारे भी साथ में हो। हाँ, तो वो गलत होगा, उसका आंसर मैच नहीं करेगा। कारण आप तीनों भी साथ में कर दोगे तो उसमें वो तरीके भी काउंट हो जाएंगे जिसमें 2 भी साथ में और 1 भी सेपरेटेड हो, है ना? टोटल में से अगर आप ये तरीका माइनस करोगे जिसमें तीनों भी साथ में है, तो उसमें वो तरीके भी तो काउंट होंगे जिसमें 2 भी साथ में होंगे और 1 भी साथ में ना हो। आया ना? समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। तो क्या वो सही Yes. होगा? गलत हो जाएगा ना आंसर? वो आंसर गलत हो जाएगा। बॉक्स मेथड कब अप्लाई करते हैं? जब ये बोल दिया कि भाई इन तीनों को साथ में रखना है या इन चारों को साथ में रखो, बॉक्स मेथड अप्लाई करोगे।
तो यहाँ पे ये गलती नहीं होनी चाहिए। टोटल तरीकों में से वो तरीके अगर माइनस करोगे जिसमें तीनों बी साथ में, तो उसमें आपके वो दो डबल बी साथ वाले भी तरीके आ जाएंगे, वो भी मुझे नहीं चाहिए ना, तो आपको गैप मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देखो कितने ऑब्जेक्ट है तीनों बी, देखो तीनों बी को अलग अलग करना, मतलब इन तीनों को आपको गैप में फिटअप करना है। तो 3 बी के अलावा कितने ऑब्जेक्ट है? 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 ऑब्जेक्ट्स हैं यस सर। यस सर। अदर देन बी। बी को छोड़ के टोटल 11 लेटर है। अगर 11 लेटर है तो कितने गैप्स होंगे बोलो? सर 12 लेटर्स हैं। 12 है। सर Yes, sir. Yes, sir. 12. हाँ सॉरी 12 लेटर है, ओके। अगर 12 लेटर से तो कितने गैप्स होंगे? Sir, 13. 13 गैप्स। 1 एक्स्ट्रा होता है, आया ना? यस सर। यस सर। ओके, तो ये 13 लेटर से, इन 13 में से मुझे कितने सिलेक्ट करने हैं, कितने गैप्स निकालने हैं? 3 गैप सिलेक्ट करने हैं। 13 में से कितने गैप सिलेक्ट करने हैं? 3 गैप। 3 सर। 13 में से 3 गैप को सिलेक्ट करने का कितना तरीका होगा? 13C3। 13C3। 13 में से 3 गैप को सिलेक्ट करने का तरीका होगा 13C3। अब ये तो आपने बी के लिए 3 जगह सिलेक्ट कर ली, अब उन 3 जगह पे तीनों बी को अरेंज करना है। तो 3 जगह पे 3 बी को अरेंज करना, तो 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, क्योंकि तीनों बी सेम है। मल्टीप्लाई बाय बच्चे में 12 लेटर को अरेंज करना है, तो बच्चे में 12 लेटर कैसे अरेंज होंगे? 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। गैप मेथड का डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था, गैप मेथड का डायरेक्ट फंडामेंटल क्वेश्चन था जो आपको करना चाहिए था। अगर जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए उनको लिए भी इंस्ट्रक्शन में बता दूं, क्लास में अगर आप रिस्पॉन्ड करोगे, पार्टिसिपेट करोगे तो ही आप क्लास में रहोगे, अदरवाइज रिमूव कर दिए जाओगे। कंपलसरी इंस्ट्रक्शन है। जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए, गौरव, मनीषा, सुमित, अंडरस्टूड? जो भी बच्चे लेट आए हैं और बाकी बच्चे भी, सबको थोड़ा थोड़ा करके पार्टिसिपेट करना। नेक्स्ट, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था, स्टैटिस्टिक्स का फंडामेंटल बेस क्वेश्चन था। कितने लोग इसको करके आए थे? ठीक है, अब देखो ये बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी बेस्ड स्टैटिस्टिक्स का आसान क्वेश्चन था। सबसे पहले मुझे प्रॉपर्टी बताओ कि, एक सेकेंड ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपके पास कोई डेटा है x1 x2 x3 अप टिल xn, और इसका मान लो मीन है x बार और वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर। इन सारे डेटा में मैं अगर कोई कांस्टेंट नंबर d ऐड कर दूं, अब ये d पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, सारे के सारे नंबर में d ऐड कर दिया मान लो, तो बताओ न्यू मीन क्या होगा? तो ऐड हो जाएगा। पुराने मीन में d ऐड है ना, ओल्ड मीन प्लस d, और नया वेरिएंस क्या होगा? सेम हो जाएगा। सेम रहेगा सर। हो जाएगा। वेरिएंस में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ये प्रॉपर्टी है, ये पहले ही बताई थी एक बार, और आपको पता होनी चाहिए, ध्यान रखना कि जब भी पूरे डेटा में कोई कांस्टेंट नंबर हम ऐड कर दें, डी 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 सब में ऐड कर दें, तो मीन तो चेंज होता है लेकिन वेरिएंस में कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे आपके पास डेटा क्या था? 30 आउटकम्स थे, उसमें डेटा क्या क्या है? 10 आइटम हैव द आउटकम 1/2 माइनस डी, तो 1/2 माइनस डी कितने की वैल्यू थी? 10 आउटकम, मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी 10 है ना? यस सर। 10 आइटम हैज द आउटकम 1/2, 1/2 अगले 10 का आउटकम 1/2 था और अगले 10 का आउटकम 1/2 प्लस डी था, तो टोटली आपके 30 आइटम्स हो गए। ये इनकी xi की वैल्यू, इनकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, ये तो समझ में आता है? यस सर।
इसका Yes, आपको sir. वेरिएंस निकालना था, तो मैंने बोला एक काम करो, इसका वेरिएंस निकालो, या फिर इन सारे डेटा में अगर मैं 1/2 सब्सट्रैक्ट कर दूं, इफ वी सब्सट्रैक्ट 1/2 सब में से अगर 1/2 सब्सट्रैक्ट कर दे, तो क्या वेरिएंस में कुछ फर्क पड़ेगा? नो सर। No, sir. नो सर। वेरिएंस विल नॉट चेंज। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ताकि कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। तो अब मेरे पास अगला जो डेटा आ जाएगा xi और fi का, वो क्या आ जाएगा? पहला xi बताओ क्या आ जाएगा? 1/2 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो Sir, minus D. -d। अगला क्या हो जाएगा? जीरो। और अगला क्या हो जाएगा? +d। D. फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी, हाँ, है ना? Yes, sir. फ्रीक्वेंसी तो Yes, sir. अच्छा, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? हेनरी स्क्वायर, जिसको पता है। ठीक, अगर xi पता है, fi पता है, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? जी, जिसको भी वेरिएंस का फॉर्मूला पता है, हैंड रेस करो। बाकी लोगों को वेरिएंस का फॉर्मूला नहीं पता? वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? गर्व, सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? जोर से बोलो। आता है या नहीं आता? गौरव, सर याद नहीं आएगा। मनीषा, मनीषा, मनीषा लेक्चर में हो या नहीं हो? यस सर। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? आर्यन, सर हाँ बोलो। x1 माइनस x1 माइनस x बार अपॉन n माइनस 1। नहीं नहीं, आर्यन, सर सिग्मा ऑफ xi माइनस मीन का मॉड सर डिवाइडेड बाय n, टोटल वो नंबर ऑफ इसमें टर्म। नहीं, वो डेविएशन होता है, मीन डेविएशन। वो तो मीन डेविएशन होता है। इससे आपका सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस, पीर बख्श, सर उसका स्क्वायर तो सर करेंगे। समेशन ऑफ xi माइनस मीन का होल स्क्वायर अपॉन n। हाँ, आपने आर्यन क्या मॉड बोला था कि एक्स स्क्वायर बोला था? सर मैंने मॉड बोला था। हाँ, मॉड नहीं, मॉड निकालते तो वो डेविएशन आता है। सर पर मीन उसका डेविएशन, स्क्वायर तो वेरिएंस होता है ना हाँ सर, वो उसका तो रूट होता है ना। नहीं नहीं, तीन अलग अलग चीजें होती है। एक होता है आपका मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या था? समेशन xi माइनस एक्स बार का मॉड डिवाइडेड बाय n। ये होता है मीन डेविएशन। एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या आएगा? सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा मतलब सिग्मा आएगा, और सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आएगा? समेशन xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो इसका रूट यूनिट स्टैंडर्ड डेविएशन। अंडरस्टूड? सर मैंने स्क्वायर भी बोला था। ठीक है, तो फिर मॉड लगाने की क्या जरूरत है? स्क्वायर बोला है तो मॉड थोड़ी आएगा अगर स्क्वायर बोल रहे हो तो। लेकिन हमें ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है, इसका शॉर्टकट फॉर्मूला होता है जो सब केसेस में यूज होता है। कौन सा फॉर्मूला था वो? सिग्मा xi ओवर n माइनस x बार का स्क्वायर। हाँ, कभी भी वेरिएंस निकालने के लिए यही फॉर्मूला यूज करा करो, समेशन xi स्क्वायर बाई n माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी से आपके सारे जेई के क्वेश्चन होते हैं, इसी फॉर्मूले से। पहले भी बहुत बार आया है, सिखाया हुआ है। या फिर अगर फ्रीक्वेंसी भी हो तो fi xi स्क्वायर बाई n माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। सर पर इस क्वेश्चन में दूसरा वाला फॉर्मूला ज्यादा इजी बैठेगा। इस क्वेश्चन में नहीं, सबके लिए एप्लीकेबल है, इसमें भी काम हो जाएगा इससे। अंडरस्टूड? Yes, ये sir. Yes. फॉर्मूला ध्यान रखना, समेशन, क्योंकि इससे आपकी कैलकुलेशन हमेशा इजी रहेगी, और ये सब जगह एप्लीकेबल है। अलग अलग केसेस में ऐसा नहीं कि बाकी केसेस में, सब जगह एप्लीकेबल है। और ये एक फॉर्मूला याद कर लेना, जिसको भी याद नहीं है
वो ये फॉर्मूला याद कर लेना। अगर फ्रीक्वेंसी आती तो ये वाला फॉर्मूला, बिना फ्रीक्वेंसी वाला तो ऊपर वाला फॉर्मूला, fi xi स्क्वायर बाई n माइनस x बार का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब Yes. यहाँ पे अच्छा d 10 और ये x बार कितना आएगा? इस डेटा का x बार कितना आएगा? सबका सम करोगे तो कितना आएगा? 0 आएगा, डायरेक्ट दिख रहा है। सर 0 आएगा। तो फिर Yes, sir. सबका सम कितना आएगा? x बार का फॉर्मूला क्या होता है? मीन का समेशन xi fi अपॉन समेशन fi। x बार कितना आ जाएगा? 0। तो ये तो 0 ही हो गया। तो आपके वेरिएंस में सिर्फ क्या बचेगा? समेशन fi xi स्क्वायर बाई n। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. तो fi इंटू xi स्क्वायर, देखो xi स्क्वायर पहला कितना आएगा? d स्क्वायर इंटू 10। तो पहला आएगा 10d स्क्वायर, अगला क्या आएगा? 0, और अगला क्या आएगा? 10d स्क्वायर। अंडरस्टूड? बाई n, n मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो आ जाएगा 20d स्क्वायर बाई 30। अच्छा, आपको ऑलरेडी वेरिएंस क्वेश्चन में दिया हुआ है 4/3 के बराबर। क्वेश्चन में वेरिएंस की वैल्यू कितनी गिवन है? 4/3। 4/3. तो यहाँ से आएगा d स्क्वायर इक्वल टू 2, तो d इक्वल टू √2। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, 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 sir. sir. तो देखो वेरिएंस का ये सबसे एक ही फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में वेरिएंस का। ये फॉर्मूला याद कर लो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और ज्यादातर क्वेश्चन वेरिएंस पे ही आते हैं इस चैप्टर से। तो ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन इजी कैटेगरी में ही जाएंगे। थर्ड क्लास का इलस्ट्रेशन था, ये याद है? PYQ एक। Yes. दोनों फॉर्मूले में क्या फर्क है? दोनों फॉर्मूले, फर्स्ट वाले में अगर फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं हो, फ्रीक्वेंसी अगर 1 होती है फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी गिवन होती है ये वाला फॉर्मूला। कभी कभी अगर डायरेक्ट डेटा गिवन है xi वाला तो ऊपर वाला फॉर्मूला, अगर फ्रीक्वेंसी के साथ दिया हो तो नीचे वाला फॉर्मूला। ठीक है? अब ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एक PYQ है, पहले क्लास में सेशन में आया था एक बार। अच्छा मुझे बताओ, देखो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा यहाँ पे। अगर मान लो कोई मैट्रिक्स है A एंड B, A इनवर्स इक्वल टू B अगर ये दिया हुआ है, मान लो A इनवर्स इक्वल टू B अगर ये दिया हुआ है, तो बताओ इसमें क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करती है? मतलब इससे आप क्या इंटरप्रिटेशन निकालोगे? सर अगर हम बोथ साइड ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है ए बी आई आ जाएगा प्री हाँ, या फिर आप डायरेक्टली बोलो ना, अगर A और B एक दूसरे के इनवर्स है, A एंड B आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। Yes, sir. तो अगर दो नंबर एक Yes, दूसरे sir. के इनवर्स होते तो उनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के Identity बराबर Ultimate. इनवर्स की प्रॉपर्टी है। Yes, sir. Yes, sir. अगर Yes, sir. अगर दो नंबर एक दूसरे के इनवर्स है तो उनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? बराबर होता है। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है डेटा, इससे बताओ क्या इंटरप्रिटेशन आएगा? बताओ। सर इसमें ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जो ए इनटू में ए ट्रांसपोज है वो आई के बराबर है। हाँ, मतलब बेसिकली ये बोलोगे ना, A ट्रांसपोज और A एक दूसरे के इनवर्स है। Yes, A sir. ट्रांसपोज एंड A Yes. आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। Yes, sir. Yes, A sir. ट्रांसपोज, क्योंकि इसका Yes, sir. ट्रांसपोज का इनवर्स लेने पे अगर A आ रहा है तो A ट्रांसपोज एंड A आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। इसका मतलब इनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक तो ये कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। दूसरा, आगे क्वेश्चन में x की हायर पावर गिवन है। अगर x की हायर पावर गिवन है तो आपको हायर पावर निकालनी पड़ेगी। तो x आपका है ए बी इंटू ए ट्रांसपोज। हायर पावर पता करने के लिए एक एक करके निकालना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर क्या आएगा? ये ए ट्रांसपोज इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये बी इंटू बी कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। इसी तरह से एक्स क्यूब निकालोगे तो वापिस से ए इंटू ए ट्रांसपोज बीच में आएगा, तो वो 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा। x की पावर 2021, इसी लॉजिक से क्या आ जाएगा? b की पावर 2021 इंटू ए ट्रांसपोज। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो देखो आपको अच्छा इसकी वैल्यू निकालनी थी। ये कैसे क्रिएट होगा? ए ट्रांसपोज x की पावर 2021 इंटू ए, इसकी वैल्यू पता करनी थी। हाँ, तो आपने क्या करा? x ट्रांसपोज की वैल्यू ऑलरेडी आप निकाल चुके थे।
x की पावर 2021 अपने पास कितना है, a b की पावर 2021 इंटू a ट्रांसपोज। अब मुझे आगे से a ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करना, तो आगे की तरफ से a ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी आगे की तरफ से a ट्रांसपोज मल्टीप्लाई हो जाएगा। Yes, sir. Yes, और sir. इधर और सेम यहाँ पे भी पीछे की तरफ से अगर b ट्रांस a से मल्टीप्लाई करोगे, इधर भी पीछे की तरफ a से मल्टीप्लाई, इससे मिलेगा कि ये आइडेंटिटी डायरेक्टली वैल्यू क्या आ जाएगी, b की पावर 2021। आपको यही पता करना है। Yes. अब हायर पावर पता करने के लिए Yes. दो तरीके होते हैं, या तो पावर एक एक करके निकालते जाओ या फिर इसको ब्रेक करो i प्लस अनदर मैट्रिक्स सी में, फिर उसकी पावर निकालो, दोनों तरीके सही होता है। तो मान लो b है 0 1 0 1 2, या तो इसको ब्रेक कर दो i प्लस सम मैट्रिक्स सी में, और फिर उस c की पावर पता कर लो। i क्या हो जाएगा 1 0 0 1 और c क्या आ जाएगा 0 0 0 2, 0. है ना। अब b की आपको हायर पावर पता करनी है, Yes, sir. Yes, sir. तो अब Yes, चाहो तो sir. यहाँ से सी की हायर पावर पता कर लो, सी स्क्वायर सी क्यूब, यहाँ पे जल्दी आसान हो जाएगा। एक तरीका ये होता है, और दूसरा तरीका डायरेक्टली बी की अगर पावर अच्छे से निकल रही तो बी स्क्वायर नहीं, तो बी स्क्वायर भी निकालोगे तो आएगा 4, बी क्यूब निकालोगे तो आएगा 6, 8. 6 आएगा 4 6, मतलब 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3, तो बी की पावर 2021 क्या आ जाएगा 2 into 2021, that is 4042. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दो मेथड होते हैं, ध्यान रखना, कभी भी हायर पावर वाले क्वेश्चन आते हैं मैंने आपको सिखा रखा है, दो मेथड है, या तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के टर्म्स में ब्रेक करो और फिर पता। अच्छा, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से दो क्वेश्चन आए थे इस बार, एक तो ये भी आया था और एक और क्वेश्चन आया था, वो भी डुएबल था। ठीक है, दोनों अच्छे क्वेश्चन थे, दोनों डुएबल थे। कौन सा? हाँ, ये वाला, ये किया था, Yes, sir. Yes, sir. आसान था एक्चुअली। अच्छा मुझे बताओ, आपको मैंने क्लास में क्या सिखाया था, किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना तो क्या तरीका होता है? सर उसका ट्रांसपोज कर Transpose करके. वेरी गुड, उसका ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज करने के बाद अगर आंसर वापस वही मैट्रिक्स आ जाता है तो सिमेट्रिक, और नेगेटिव टाइम्स आता है तो Square symmetry. सिमेट्रिक। यही Skew symmetric. एक तरीका है, हर जगह एप्लीकेबल है। क्लास में बहुत क्वेश्चन दिए हमने सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक पे। ट्रांसपोज करने पे अगर वो खुद वापस आ जाए तो सिमेट्रिक, ट्रांसपोज करने पे अगर वो वापस ना आए तो स्क्यू सिमेट्रिक। जैसे यहाँ पे बोला था ए बी सी 3 मैट्रिक्स है, तो इनमें से कोई दो सिमेट्रिक है, तीसरा स्क्यू सिमेट्रिक है, तो एक्स के बारे में चेक करना था। तो जिसको भी चेक करना रहता है, जैसे एक्स पहले लिख लेते हैं, जिसको भी चेक करना है उसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद अगर फाइनल आंसर एक्स के बराबर आएगा तो सिमेट्रिक, माइनस एक्स के बराबर आएगा तो स्क्यू सिमेट्रिक। हाँ, है ना। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बताओ एक्स कितना आ रहा है, वाई कितना आ रहा है, जल्दी से। मतलब एक्स सिमेट्रिक आ रहा है, एक्स की सिमेट्रिक, और वाई क्या आ रहा है? सिंप्लीफाई करके पता करो। आपको ये गिवन है ए बी सी में से कोई दो सिमेट्रिक है, एक स्क्यू सिमेट्रिक है, तो वो लॉजिक अप्लाई कर ले, अपने आप आइडिया आ जाएगा। सिमेट्रिक होता तो क्या प्रॉपर्टी होती है, ट्रांसपोज। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज के बराबर हो खुद, स्क्यू सिमेट्रिक मतलब नेगेटिव टाइम्स। मनीषा, आंसर आया? सर ट्राई कर रही हूँ अभी। करो जल्दी से, बताओ एक्स एक्स क्या आ रहा है, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक?
जिसका आंसर है चैट बॉक्स में लिखो, मैं देख रहा हूँ वहां से जल्दी से। आपका जो आंसर आ रहा है एक्स और वाई के बारे में, आप अपना आंसर लिखना, दूसरे का कॉपी मत करना। अभी सिर्फ एक्स और वाई के बारे में बताओ मुझे, ऑप्शन नहीं पूछा मैंने। एक्स क्या आ रहा है, वाई क्या आ रहा है? तो देखो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या होती है, सारी लिखा रखी, एडिशन सब्ट्रैक्शन में ट्रांसपोज अलग अलग हो जाता है, तो इसको अलग अलग कर दोगे। प्रोडक्ट में ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। करेक्ट है। अब 3 में से 2 सिमेट्रिक है और एक इसकी सिमेट्रिक है, तो कोई इनमें से कोई 2 की वैल्यू तो वापिस उसी के बराबर आ जाएगी और किसी एक की वैल्यू माइनस टाइम्स आएगी, हाँ है ना। इन तीनों में से कोई 2 पॉजिटिव होंगे और एक नेगेटिव होगा, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव। वापिस इन तीनों में से कोई 2 पॉजिटिव ओपन होंगे, एक नेगेटिव होगा, तो एक नेगेटिव बाहर आ जाएगा। पूरे में से माइनस कॉमन ले लोगे, इसको वापिस से ए बी सी प्लस बी सी बी ए लिख सकते हैं। ये आंसर किसके बराबर है, माइनस एक्स के बराबर। यहां से क्या बोलोगे, एक्स क्या आ जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। इसी तरह से वाई के लिए भी सोचोगे, अलग अलग कर दोगे, तो ए बी सी का होल ट्रांसपोज माइनस सी बी सी का होल ट्रांसपोज। प्रोडक्ट में वापस ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, अच्छा सी बी ए था ना, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज। करेक्ट है। वापिस से किसी एक इसका आंसर नेगेटिव आएगा, तो माइनस सी बी ए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि कोई 2 तो पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इसको क्या लिखोगे, ए बी सी माइनस सी बी ए, तो वापिस y के बराबर आ गया, तो y क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। अब जो आंसर पूछा था बस वो निकाल लो, क्या पूछा था आपसे, एक्स वाई का होल ट्रांसपोज, ये क्या हो जाएगा, y ट्रांसपोज इंटू एक्स ट्रांसपोज, y ट्रांसपोज y के बराबर, x ट्रांसपोज माइनस एक्स के बराबर, तो आंसर क्या आएगा, माइनस ऑफ y। अंडरस्टूड। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो ये क्वेश्चन इजी कैटेगरी में ही जाएगा, क्योंकि वैरायटी करा रहे, बस थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने एक्स्ट्रा चीज क्या कर दी, 2 सिमेट्रिक एक स्क्यू सिमेट्रिक, तो लॉजिकली सोचते तो अपना आंसर निकलता। अच्छा ये करके आए थे, Yes, sir. कितने लोगों ने किया था, हैंड रेज करो। बाकी लोगों ने क्यों नहीं किया, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन देख के छोड़ दिया क्या, फंडामेंटल था ये, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। मुझे ये बताओ इसका मतलब क्या है, आइदर बिगिन और एंड विद एन ऑड डिजिट। इसको अप्रोच कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को बताओ, कौन सा मेथड है। तो देखो यहाँ पे जब भी आइदर ए और बी, जब भी ये मेथड आता है तो आप क्या करो, 2 सेट्स अज्यूम करो, 2 इवेंट, सॉरी, इवेंट ए begins with odd, event B and with odd digit, begin with odd digit और event B and with odd digit। 5 डिजिट का नंबर बनाना है आपको। अच्छा इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर ये A और ये B है तो क्या निकालना है बेसिकली, फेवरेबल आउटकम क्या है, बोलो। यूनियन पता करना है और क्या। Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir.
इवेंट ई आपका क्या हो जाएगा, ये यूनियन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। इवेंट ए क्या है, बिगिन विथ ऑड, इवेंट बी क्या है, एंड विथ ऑड। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, उसके लिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए पता करो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी पता करो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी पता करना पड़ेगा। अच्छा बता, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने आएंगे, ए मतलब क्या है, 5 डिजिट का नंबर बनाओ जिसमें पहला डिजिट क्या हो, ऑड हो, बाकी कुछ भी हो सकते हैं, एंड डिफरेंट डिजिट यूज करना है। तो वापिस वही फंडामेंटल तरीका, फर्स्ट डिजिट को भरने कितने तरीके, इसको अगर ऑड फिलअप करना है तो 1 से लेके 9 में कितने ऑड, 5 है ना। इसको इसमें अगर ऑड नंबर आना है तो 1 से 9 में 5 ऑड नंबर है। अच्छा अब बची हुई जगह को भरने के कितने तरीके होंगे, सर 8 8 7 6 और 5, या फिर 8p4 भी कर सकते हो, 8p4 या फिर 8c4 into 4 फैक्टोरियल, या फिर 8765, अंडरस्टूड, सब एक ही चीज है, या फिर 5 into 8c4 into 4, अंडरस्टूड, क्लियर है। Yes, sir. yes sir नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए आ गया। अब बी का मतलब क्या है, एंड विथ ऑड डिजिट, yes तो वापस इसको भरने के 5 तरीके हैं, और बचे हुए जगह वापस उसी तरीके से भर जाएगी, 8 7 6 5, तो सेम ही आएगा। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, कॉमन है दोनों स्टार्ट और एंड दोनों ऑड से हो, स्टार्ट भी ऑड से हो, एंड भी ऑड से हो। अब बताओ इसको कैसे करोगे, और पहली जगह को भरने कितने तरीके, 5. सर 5 5, इसको भरने के 4. 4 है ना, क्योंकि ऑड ऑड यूज करना है। अच्छा ध्यान से बताओ, अब इसको भरने के 7. 7 है ना, क्योंकि 9 में से 2 चले गए, 6 और 5, अंडरस्टूड। Yes, sir. ए पता है, बी पता है, इंटरसेक्शन पता है, अब यूनियन का फॉर्मूला अप्लाई कर देना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, अंडरस्टूड एवरीवन। Yes, Yes, sir. sir. yes sir अच्छा वाला सैंपल स्पेस में कितना है, सैंपल स्पेस का मतलब क्या है, Total numbers 5. हाँ टोटल 9 digits टोटल के नंबर बने। ऑफ 5 डिजिट नंबर, इन 9 में से टोटल 5 डिजिट नंबर कितने बन सकते हैं, 9 kilo. 9 into 8 into 7 into 6. हाँ वो भी कर सकते हैं, या फिर 9c5 into 5 फैक्टोरियल, या फिर 8 into 7 into 6 into 5 into 4, अंडरस्टूड। yes सॉरी 9 से स्टार्ट होगा, 9 है ना नोट, तो कितना आएगा, 9 into 8 into 7 into 6 into 5, अंडरस्टूड। Yes, yes sir. sir तो ये सैंपल स्पेस है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम पता है, सैंपल स्पेस पता है, दोनों को डिवाइड करोगे तो प्रोबेबिलिटी का आंसर आएगा, अंडरस्टूड एवरीवन। ये क्वेश्चन इजी Yes, मीडियम नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाते तो हो जाता। हाँ किसी को डाउट हो तो पूछ लो, क्लियर। yes sir yes sir अगली वेराइटी ये आई थी, एक फंक्शन दिया हुआ था, x के बारे में बोला 1 से 4 के बीच में है, तो इसकी रेंज क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, और ये क्या बाइजेक्टिव होगा या नहीं होगा, और ये थोड़ा सा दिखने में अजीब था, लेकिन अगर करते तो हो जाता। याद है किसी ने, टफ नहीं था yes कुछ, sir क्योंकि करने लायक Yes, कुछ हार्ड लेवल नहीं बोल सकते इसको, मीडियम लेवल में जाएगा, इजी मीडियम लेवल। आपको नीचे ग्रेटेस्ट इंटीजर, जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है एक भी चीमा को छाप लो, क्या करोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा तो डिफाइन करोगे इसकी, ये तो कांस्टेंट है ना कोई, ये नंबर तो क्या है, कोई Yes, कांस्टेंट sir. है,
ये कोई वेरिएबल थोड़ी है, ये तो क्या है, कांस्टेंट है। और कैसे ब्रेक करते हैं, इंटीजर पे, इंटीग्रल sir. इंटरवल पे ब्रेक करते हो। Yes, sir. Yes. कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर डिफाइन कर लो, हमेशा एक ही चीज करते हैं जब भी क्वेश्चन आते हैं, आप देखोगे एक ही चीज होती है, वो डिफाइन होता है। एक्स की वैल्यू जैसे 1 से 4 है, तो पहले 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, हाँ है ना, 3 इंटरवल बनेगी। जब एक्स के लिए 1 से 2 है तो ये कितना आ जाएगा, 1, हाँ है ना। Yes, sir. Yes. 2 से 3 में 2, तो 3 से 4 में 3, बस हो गया। अब इसके बारे में एनालिसिस करना है, इनपुट के हिसाब से आउटपुट कैसे क्या लाई करेगा ये सोचना है। अच्छा, आउटपुट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहले 2x² + 1, फिर क्या है x² + 1, फिर 2x² + 1/3। ये जब x की वैल्यू 1 से 2 हो, ये 2 से 3 में, और ये 3 से 4 में। ये आपका फंक्शन है, तो सबसे पहले तो हमेशा डिफाइन करो फंक्शन को। जब भी फंक्शन के अंदर मॉड्यूलस फंक्शन हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, दो तरह की वेराइटी जब भी आए, उसको पहले डिफाइन कर लिया करो, फिर आगे दिमाग लगाना। ग्रेटेस्ट इंटीजर को देख के घबराना नहीं है, वो तो उसका आउटपुट हमेशा एक इंटीजर ही होगा, एक कांस्टेंट होगा, बस इतना ध्यान रखना है। अब ये फंक्शन आपके सामने आ चुका है, अब आपको पता करना है इसकी रेंज क्या होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या तो हो सकता है बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा, क्योंकि पैराबोला होता है ना। अब डिपेंड करता है, तो वैल्यू रख के देख लो एंड पॉइंट की। जैसे मान लो x को 1 रखा, 1 पे कितना आएगा, ये 4. 4 आ रहा है, Yes, sir. ठीक है। अब यहाँ पे 2 पे तो ओपन है केस, यहाँ x को 2 रखने पे 5. सर हाँ, सर ये फंक्शन में डिनोमिनेटर में हमने 2 और 3 क्यों लिखा है, एक बार बता देना। यहाँ फंक्शन में हमारे पास ऊपर तो 2 पहले से था, नीचे क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर था ना। ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हाँ सर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आउटपुट क्या होता है, इंटीजर होता है। तो पहले मैंने अपनी इंटरवल को ब्रेक किया, जो 1 से 4 इंटरवल थी उसको लिखा मैंने 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। अगर x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में लाई करेगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। x अगर 2 से 3 होगा तो इसकी वैल्यू होगी 2, 3 से 4 में इसकी वैल्यू 3 होगी। अंडरस्टूड? यस सर। ये फंक्शन आ चुका है आपका। अब आपको बस इस फंक्शन के बारे में थोड़ा एनालिसिस करना है, इसके ग्राफ के बारे में थोड़ा एनालिसिस कर लो। इसका ग्राफ कैसा होगा, ग्राफिकली जाना हो तो। और एक बार अगर मान लो 3 रख के भी देखोगे तो 3 रखने पे कितना आ रहा है वो पता कर लो, और फिर ये आइडिया लग जाएगा कि फंक्शन बढ़ रहा है, घट रहा है, या फिर कैसा जा रहा है। एक बार यार इसका डायग्राम ड्रॉ कर लो, ये फंक्शन की वैल्यू कैसी हो रही है। जैसे डायग्राम वगैरह ड्रॉ करोगे आपको अपना पता चल जाएगा। अच्छा, 1 1 मैनी 1 होगा क्या, क्या होगा 1 1 के मैनी 1? 1 1. सर मैनी 1। फिर मैं नहीं बना रहा। हाँ, कारण कैसे समझाओ। सर अगर सर, ग्राफ मैं बनाएंगे तो- तो पैराबोला बनेगा तो वो 2 जगह कट करेगी हॉरिजॉन्टल ग्राफ लाइन। ठीक है, चलो ग्राफ तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा 2 जगह कट कर रहा है कि नहीं कर रहा, बिना ड्रॉ की नहीं पता कर पाओ। डायरेक्ट देख के बता सकते हो। तो क्वाड्रेटिक increasing हो- इक्वेशन देखो ध्यान से, यहाँ पे पहले इनकी y की वैल्यू पता कर लेते कहां से कहां तक लाएंगे। फर्स्ट वाले केस में 1 रखने पे कितना आ रहा था, 4, और 2 रखने पे, यहाँ पे अगर 2 रखो, 10. यहाँ पे 2 रखो ऊपर, ऊपर 10 आ गए. 10, तो 10 की ओपन है ना। Yes, sir. यहाँ पे अगर 2 रखोगे कितना आ रहा था, 5, और 3 5. रखने पे 10. 10 पे ऊपर। यहाँ पे 3 रखोगे तो कितना आ रहा है, 20/3। 3/3 20/3, ओके। और 4 रखने पे 34/3। 34/3. अंडरस्टूड। तब यहाँ पे देखोगे Yes. जब x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक लाई करी तो y की वैल्यू 4 से 10,
यहाँ पे 5 से 10 और यहाँ पे समथिंग, यहाँ 4 से 10 5 से 10 तो वैल्यू रिपीट हो सकती है ना। जैसे यहाँ पे मान लो कोई किसी एक वैल्यू पे वैल्यू आ रही 7 और 7 यहाँ पे भी तो आ रहा है, अंडरस्टूड। तो मतलब अलग अलग वैल्यू पे सेम वैल्यू भी आ सकती है, तो ये क्या होगा मैनी वन। अगर मैनी वन होगा तो बाइजेक्टिव तो नहीं होगा, मैनी वन होगा तो बाइजेक्टिव तो नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज सॉरी मैक्सिमम वैल्यू इज 34/3। क्या 34/3 फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी क्या? और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 4। मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंड नहीं है सर। हाँ 34/3 पे ओपन ब्रैकेट है, क्लियर है। आपके पास Yes. ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी की रेंज, अच्छा रेंज में 34/2, यहाँ पे 34/3 आ रहा है, ये भी गलत हो गया। यस Yes, sir. यही Yes, बचा, sir. क्लियर हो गया। तो देखो ये भी क्वेश्चन ग्रेटेस्ट इंटीजर के पास वैल्यू डिफाइन करने की, बाकी सब चीजें अपने आप देखी, तो कभी भी अटेम्प्ट करोगे तो क्वेश्चन डुएबल होगा। थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको रखना पड़ेगा खुद में। अगला ये क्वेश्चन आया था, शॉर्टेज डिस्टेंस ऑफ प्रोजेक्शन पे थोड़ा मिक्स करके दे दिया था। हर बार तो डायरेक्ट देते हैं, इस बार थोड़ा सा इन्होंने मैनिपुलेट कर दिया। शॉर्टेज डिस्टेंस तो निकाल ही लोगे आप, Yes, sir. शॉर्टेज डिस्टेंस पता कर लोगे, कोई ना कोई वैल्यू आएगी। अब फिर बोला है कि इसका प्रोजेक्शन क्यू के साथ इक्वल है, तो क्यू क्या होना चाहिए। अब ये एक वैल्यू है, अब क्यू अगर अज्यूम करोगे तो 3 अननोन हो जाएंगे, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, है ना। और फिर आपको ऑप्शन से कंपेयर करना ही पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन तो एक ही है, प्रोजेक्शन की वैल्यू इसके बराबर है, ये वैल्यू जो आ रहा है शॉर्टेज डिस्टेंस इसके बराबर है प्रोजेक्शन ऑफ पी ऑन क्यू। प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, पी डॉट क्यू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू, और शॉर्टेज डिस्टेंस आपके पास पता चली क्या। तो आपको हाँ ऑप्शन से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अननोन इक्वेशन एक ही है। तो पी का प्रोजेक्शन निकालोगे चारों ऑप्शन के साथ, और जिसके साथ भी ये आंसर मैच कर रहा है वो आपका आंसर आ जाएगा। अंडरस्टूड। Yes, sir. तो ये क्वेश्चन भी टफ नहीं था, अगेन कॉन्फिडेंस की कमी होने के कारण आपने छोड़ा होगा या फिर छोड़ा होगा। अगला ये था कोलिनियरिटी पे बेस्ड। कॉन्सेप्ट क्या सीखा है क्लास में कोलिनियरिटी पे। ए वेक्टर है मान लो कोई और, अच्छा यहाँ पे मैंने एक बार आपको बोला था, बहुत सी बार क्वेश्चन तो अपने ज्यादातर क्वेश्चन आपने आई कैप जे कैप और के के टर्म्स में ही देखे। जो भी वेक्टर पोजीशन वेक्टर रहता है वो किसके टर्म्स में रहता है, आई कैप जे कैप और के टर्म्स में, है ना। ये जो आई जे के हैं ये कैसे हैं, नॉन कोप्लेनर होते हैं। आई कैप जे कैप और के कैप कैसे होते हैं, नॉन कोप्लेनर नॉन जीरो। क्या ये तीनों कोप्लेनर है क्या, तीनों अलग अलग है। तो कभी कभी क्वेश्चंस आपको आई कैप जे कैप के कैप की जगह कुछ और, जैसे यहाँ पे एबीसी वेक्टर के टर्म्स में दिया हुआ है, आई कैप जे कैप और के कैप की जगह क्या वेक्टर दिया हुआ है, एबीसी। और एबीसी भी कैसे, नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर। अंडरस्टूड, ठीक है। तो आई कैप जे कैप और के कैप की जगह वेक्टर एबीसी भी यूज किया जा सकता है। अब यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्या यूज होता है, अगर बोला मान लो ऐसा ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर, तो क्या यूज करते थे। उनके जो पैरेलल वेक्टर होंगे वो एक दूसरे के लैम्डा टाइम्स होंगे। पैरेलल वेक्टर लाइन की बात थोड़ी कर रहे हैं, वेक्टर की बात है। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर तो डायरेक्टली ये खुद ही लैम्डा के बराबर होंगे ना। यस सर। ए इक्वल टू लैम्डा बी, या फिर इनके जो रेशियो A1/B1 आई कैप के रेशियो जे कैप के रेशियो और के कैप के रेशियो आपस में बराबर होंगे, है ना। ये क्रॉस प्रोडक्ट जीरो। सर तो ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या बोला गया था, R1 पता है R2 पता है, दिस एंड दिस आर कोलिनियर। अगर ये वेक्टर कोलिनियर है तो इनके भी आप पहले ये वेक्टर पता करना पड़ेगा, R1 + 2R2 के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, ए वेक्टर बी वेक्टर सी, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, R1 + 2R2
ए वेक्टर के साथ क्या आएगा, R1 प्लस 2R2, तो ए के साथ क्या आएगा, P प्लस 2 है ना। बी वेक्टर क्या आएगा, Q प्लस 2P, और सी वेक्टर के साथ क्या आएगा, 1 प्लस 2Q। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. एक बार लिखो चलो। इसी तरह से दूसरा भी लिख लेना। R1 2R1 प्लस R2, 2R1 सॉरी 2 से लिखा है ना मैंने, कि कुछ गड़बड़ कर दी, उल्टा लिख दी। 2R1 प्लस R2, तो ये ए बी सी के इनके क्या हो गए, डायरेक्शन रेशियोज हो गए। क्लियर हो गया? Yes, अब sir. आपको Yes, sir. इनके रेशियोज को आपस में इक्वेट करना पड़ेगा। इसे चेक करते आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कैलकुलेशन चेक कर लेना बस। पहले दो को आपस में इक्वेट करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो 2PQ प्लस P स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 2P इक्वल टू 2PQ प्लस 4P स्क्वायर प्लस Q प्लस 2P। पहले दो को इक्वेट किया। यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो। 2PQ कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है, 2P भी कैंसिल हो रहा है ना। Yes. बताओ कितना है? यहाँ पे 4Q इधर Q, तो इधर बचेगा 3Q इक्वल टू 3P स्क्वायर। तो P स्क्वायर इक्वल टू Q आ रहा है क्या, चेक करना। यस सर, पी स्क्वायर इक्वल टू क्यों आ गया? Yes, sir. अब इन पीछे वाले दो को इक्वेट करना, यहाँ से एक रिलेशन निकालो, और फिर ट्राई करना P प्लस Q आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अंडरस्टूड एवरीवन? इन्होंने Yes, sir. कैलकुलेशन करवाई थी, लेकिन कॉन्सेप्ट आप कर सकते थे। एक वेक्टर अगर दूसरे के कोलिनियर है तो उनके वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के जो कोफिशिएंट है उनके रेशियो आपस में इक्वेट कर दो। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको जरूर करके आना चाहिए। दिखने में नए नए क्वेश्चन दिख रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि नॉन डूएबल है। थोड़ी बहुत वेराइटी तो चेंज करेगा ही ना, कॉन्सेप्ट तो सेम ही था। ये वाला हुआ था या नहीं हुआ था? क्या अप्रोच अपने इसमें? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन वाला। एनीवन? क्या तरीका अपना है? कॉस की पावर 6 और साइन की पावर 6 दिया हुआ है। या तो पहले इसको सिंप्लीफाई करने का सोचो, या फिर और क्या तरीका सोच सकते हो। सर कॉस का कॉमन ले लेंगे। So divide the cos square x. हाँ, tan secant में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड करके सोचो तो। सर हाँ, साइन हाँ बोलो। हाँ ऐसे हाँ बोलो। सर एक मिनट। या फिर आप क्या कर सकते हो, कॉस की पावर 6 और साइन की पावर 6 है, तो ए की पावर 6 प्लस बी की पावर 6 से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। मान लो ए आपका कॉस थीटा है, बी आपका साइन एक्स है। इसको क्या लिखोगे, ए क्यूब का ए स्क्वायर का होल क्यूब बी स्क्वायर का होल क्यूब, हाँ है ना। यस सर। Yes, sir. ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी, या फिर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब,
ध्यान से सुनो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये मान लो एक्स से आपका वाई है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। जी सर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से दिक्कत नहीं है, वो तो 1 ही हो जाएगा। अब अंदर वाले को वापस से ए की पावर 4 और बी की पावर 4 है, इसको वापस क्या लिखोगे, ए प्लस बी, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अंडरस्टूड। और जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले से, उसको ऐसे कैसे रेंगे, इसको तो ऐसे कैसे रेंग दिया, ए की पावर 4 और बी की पावर 4 को ये लिख दिया। यहां तक समझ में आया। जी सर। अब ए सर ए स्क्वायर स्क्वायर बी माइनस में आएगा। क्या हो गया, सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में आएगा हाँ वो तो आगे आएगा सेकंड स्टेप में। अगली स्टेप में। हाँ, ए की जगह साइन थीटा, बी की जगह कॉस थीटा, तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये भी आपका 1 हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, हाँ है ना। तो बेसिकली ये कितना हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा, इसको वापस और भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। हाँ बोलो। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आपने खोला है क्यूब प्लस बी क्यूब का, उसमें ना ये माइनस का साइन आएगा, ये स्क्वायर माइनस हाँ ए की पावर 4 में। हाँ ठीक है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ माइनस आएगा, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, -3, ठीक है। अब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर देना, ताकि साइन 2x का फॉर्मूला मिल जाएगा। अंडरस्टूड, क्लियर है। यस सर। अब चाहो तो आप 10 वगैरह में कन्वर्ट कर देना, 2 10x, सॉरी, अच्छा यहाँ पे साइन स्क्वायर 2x है ना। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, देखो एक तरीका और, इसको देखो एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 4 माइनस 3 साइन स्क्वायर 2x आया ना, बोलो। यस यस सर। अब बताओ आप क्या करें यहाँ पे, थोड़ा सर सा 10 में नहीं नहीं, एक 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 और अच्छे तरीका है। अच्छा, पर वो उसमें होगा नहीं आई थिंक। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला एक होता है, याद है, यस यस सर। मतलब 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, है ना। यस सर। यस अगर यहाँ पे मैं साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ तो 4 साइन थीटा माइनस 3 साइन क्यूब आएगा, मुझे ये, और मुझे उल्टा चाहिए। अच्छा, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा होता है ना। ये यहाँ पे क्रिएट हो रहा है कि मैं वो सोच रहा हूँ, अगर यहाँ पे मैं साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर दूं, फिर होगा क्या, वो भी नहीं होगा ना। ऊपर नीचे अगर अपन एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। सर, पर इसे वैसे भी x की फॉर्म में निकालना है। हाँ हाँ, नहीं मैं एक्स की टर्म्स में रख रहा हूँ। इसको अगर अपन लिखेंगे 1 माइनस, एक सेकेंड, अगर उससे हो जाएगा तो फिर क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 माइनस 3, नहीं फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। कभी कभी अगर ये क्रिएट होता है तो आप यहाँ पे क्या करते थे, साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते, साइन से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करते तो नीचे साइन 3x बन जाता, पावर 1 बन जाता, समझ में आ रहा है, अगर वैसा होता तो, पर यहाँ पे हो नहीं रहा है। अंडरस्टूड, तो ध्यान रखना, कभी कभी ये लॉजिक भी काम आता है। अगर मान लो वो वैसा मेरा क्रिएट होता तो मैं क्या करता, साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो नीचे क्या क्रिएट होता, साइन 3x, नीचे साइन 3x होता और ऊपर साइन x होता। क्लियर है। चलो फिर यहाँ पे अपन अपने पास साइन स्क्वायर आ चुका है, तो आपको मैंने सिखाया था जब भी साइन स्क्वायर आए इसको डिवाइड कर दो,
10 में कन्वर्ट कर देना, ऊपर नीचे cos स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे बनेगा सेकेंड स्क्वायर, और नीचे क्या बनेगा 4 सेकेंड स्क्वायर माइनस 3 10 स्क्वायर। अब सबको 10 में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। ऊपर सेकेंड स्क्वायर एज इट इज, डिनोमिनेटर में सबको 10 में कन्वर्ट कर दो। इसको क्या लिखोगे, सेकेंड स्क्वायर को 1 प्लस 10 स्क्वायर, तो 4 10 स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 4 प्लस 10 स्क्वायर 2x। अब 10 2x को t मान लेना। क्लियर हो गया, ध्यान रखना अगर ऐसा है। Yes, sir. अगला ये कैसे किया था, हुआ था, लिमिट्स का क्वेश्चन था, क्यों नहीं किया ये, कुछ भी समझ नहीं आता, 0/0 तो एल हॉस्पिटल ही अप्लाई ट्राई कर लेते 2 बार, अगर उससे कभी सिंप्लीफाई होता तो उससे थोड़ा लेंथी चल जाएगा। इसके लिए या तो सीरीज एक्सपेंशन, आप उसके लिए आपको साइन इनवर्स और टेन इनवर्स का सीरीज एक्सपेंशन पता होना चाहिए, क्योंकि नीचे एक्स क्यूब का टर्म है, ठीक है। तो एक्स क्यूब का टर्म है, सीरीज एक्सपेंशन से एक बार ट्राई करना, या फिर साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट करके टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई करके सोचना। और दूसरा सीरीज एक्सपेंशन, मेरे हिसाब से सीरीज एक्सपेंशन से ज्यादा अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन ये हुआ था क्या, ट्रिग्नोमेट्री का था। चलो कोशिश करो, देखो क्या दिया होगा। 3 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। 3 साइन 2 अल्फा प्लस 2 साइन 2 बीटा इक्वल टू 0। अल्फा इन बीटा आर पॉजिटिव एक्यूट एंगल, तो अल्फा प्लस 2 बीटा कितना हो, काफी अच्छा क्वेश्चन था। एक मिनट पहले दूसरे कवर करते हैं। हाँ इनवर्स नहीं पता, देख लेना एक बार गूगल पे, ठीक है। ज्यादा वैसे इनवर्स के आते नहीं, बस साइन इनवर्स और टेन इनवर्स का 2 का देख लेना, ज्यादा टफ नहीं, शुरू की 3 टर्म याद कर लेना, ठीक है। अच्छा उस क्वेश्चन पे आते हैं, मुझे ये पहले बाकी का बता दो, ये वाला करके आए थे कि ये हुआ था, नहीं था, ये भी नहीं हुआ कि हुआ है, ये भी नहीं किया था। देखो यहाँ पे जब भी आपके पास ऐसा रिलेशन है, क्वाड्रेटिक का ये क्वेश्चन ट्राई करके आना चाहिए था आपको। इसके रूट से अल्फा और बीटा, तो बताओ यहाँ से क्या रिलेशन आएगा, बोलो जल्दी से। अल्फा प्लस बीटा माइनस 2। अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 हो जाएगा, क्लियर है। Yes, sir. ठीक है। अब आपको क्या पूछा था, एक इक्वेशन जिसकी ये 2 रूट्स है उसकी इक्वेशन क्या होगी। अगर ये रूट से मान लो एक रूट है आपका, इसको ए बोल दो या फिर कुछ नाम दे दो, कैपिटल ए, इस रूट का नाम दीजिए मान लो कैपिटल बी, इसका डी नेगेटिव, उससे क्या फर्क पड़ता है आपको, डी नेगेटिव से क्या फर्क पड़ता है। एक तो आधे बच्चे इसका डी नेगेटिव इसको छोड़ के आ जाते हैं, हमको उससे मतलब ही नहीं है ना, हमको तो सम और प्रोडक्ट से मतलब है, सम 2 आ रहा है प्रोडक्ट 3 आ रहा है, इसका यूज करना है यहाँ पे। आपको जो पूछा उसकी डायरेक्शन में जाना, इसका डी नेगेटिव, उससे आपको क्या फर्क पड़ता है। सम ऑफ द रूट तो 2 आ सकता है ना, हो सकता है आयोटा आयोटा कट जाए, तो सम ऑफ द रूट 2 के बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट 3 के बराबर है। अब एक रूट है मान लो ए, दूसरा रूट है बी, आपको इक्वेशन लिखना था, इक्वेशन लिखने का तरीका क्या होता है, ये होता है, सिखाया था कि नहीं। Yes, sir. तो आपका टारगेट क्या है, आपको a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू पता करनी है। अच्छा एक मिनट पूछा है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन whose roots are this, sum of the roots of the equation having roots in this and this.
तो आपको अच्छा ए प्लस बी ही पता करना था क्या? यस सर। ठीक है, इक्वेशन नहीं निकालनी है ना। हाँ, क्या निकालना है? सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो आपको सम ऑफ द रूट्स ही निकालना है। इन दोनों को ऐड करोगे, बहुत आसान हो गया फिर तो। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, 3 अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, 5 अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, यहाँ पे आपके पास सिमेट्री नहीं बैठ रही होगी। प्लस 3, ये आ रहा था। यस सर। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और 5 अल्फा प्लस बीटा प्लस 3, और यहाँ पे कितना है? 3 अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। तो देखो, एक काम और कर सकते थे। अल्फा इसका रूट है, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 की वैल्यू 0 के बराबर होगी। और दूसरा, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 3, ये भी 0 का हाँ है ना? ये भी तो कर सकते हैं यूज। क्लियर है? यस सर। समझ में आ रहा है? देखो हो गया जुगाड़। तो अल्फा स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो? 2 अल्फा माइनस 3, और बीटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? 2 बीटा माइनस 3 प्लस 5 अल्फा प्लस बीटा प्लस 3। अंडरस्टूड एवरीवन? तो घबराना नहीं चाहिए कभी भी क्वेश्चन को देख के, कुछ ना कुछ तो लॉजिक बैठेगा ही थे। यहाँ पे अल्फा बीटा रूट तो इसमें रख दिया अपन ने। यहाँ से कितना आएगा? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसको सिंप्लीफाई कराओ। यहाँ से कितना आएगा? -6 अल्फा, और यहाँ से प्लस का 5 अल्फा, तो माइनस का अल्फा। बीटा में क्या क्या बचेगा? -2 बीटा पीटी। देखो माइनस बीटा हो गया, कोफिशिएंट सेम। अब कांस्टेंट टर्म में क्या क्या है? 9 प्लस 3 प्लस 3। अंडरस्टूड एवरीवन? अब हो जाएगा सॉल्व। अब तो सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट के टर्म्स में लिखना है बस। सम ऑफ द रूट पता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट पता है, आंसर आ जाएगा। देखो आपके सामने, इमेजिनरी से कोई मतलब नहीं, आपको वैसे भी रिलेशन इनका ऐड ही करना था ना, और रिलेशन आपने डेवलप कर। अगली बार आए क्वेश्चन ऐसे छोड़ के मत आया करो। ये वाला करा था या छोड़ दिया था? यहाँ तक पहुंचे थे कि भी नहीं? इसका रिमाइंडर निकाला 10, करो ट्राई। चलो जितने नहीं, स्टार्ट कैसे करे चलो बताओ। 53 दिया हुआ है या 33 दिया हुआ है? 10 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आएगा ये पूछा गया, जल्दी बताओ, सोचो। स्टार्ट कैसे होगा? 10 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर पूछा, कैसे स्टार्ट करे इसको? इतना दिमाग तो लगना चाहिए। बाइनोमियल के क्वेश्चन कर रखा। सर हम इसे अलग अलग लिख देंगे। जैसे 53 है तो उसको 50 प्लस 3 की पावर, और माइनस में 33 है तो उसको 30 प्लस 3 की पावर। हाँ भाई यही करना था। बाकी लोगों को दिमाग में इतनी सी बात नहीं आ रही क्या? 10 के टर्म्स में ब्रेक करना नहीं दिख रहा आपको? 53 को क्या लिखोगे 10 के टर्म्स में? 50 प्लस 3। 50 प्लस 3, और 33 को क्या लिखोगे? 30 प्लस 3। ये छोटी सी चीज आपको खुद से बतानी चाहिए थी। क्योंकि आपको 10 क्रिएट करना है ना, सामने दिख रहा था 10 क्रिएट करने के लिए यही तो ऑप्शन है, और क्या ऑप्शन है? अगर इतना भी दिमाग नहीं लगाओगे एग्जाम में तो फिर तो कैसे काम चलेगा? अब इसके एक्सपेंशन में शुरू से लेके सेकेंड लास्ट टर्म तक 50 n तक आएगा, हाँ है ना? और लास्ट टर्म लिख दो बस। हर बार यही होता है, लास्ट टर्म क्या होगी? NCN 3 की पावर n। सही है? यस सर। और यहाँ पे भी इसके एक्सपेंशन में शुरू से लेके लास्ट टर्म तक 30 कॉमन आ जाएगा, और लास्ट टर्म क्या आ जाएगा? क्लियर है?
यस सर। इन दोनों को साथ में कंबाइन कर लोगे, इसको मैं 10m लिख दूं यस सर। प्लस 3 की पावर 53 माइनस 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 मतलब 27। क्लियर है? यस सर। 27 में से भी 20 अलग निकाल लो, तो जगह 10m प्लस 20 प्लस 3 की पावर 53 माइनस 7, तो जगह 10, इसको कुछ और नाम दे दो, n डैश अब इसको आपको टारगेट क्या, 3 की पावर 53 को ब्रेक करना 10 के टर्म्स में। बताओ इसको, अब ये भी आसान हो गया। 3 की पावर 53 को क्या लिखो? 3 इंटू 3 की पावर 52 और फिर 3 का स्क्वायर बना देंगे और 10 माइनस 1। तो आपको यहाँ पे 10 क्रिएट करना, तो 10 कैसे क्रिएट होगा? 9 से तो क्रिएट होगा, तो 3 का स्क्वायर चाहिए। स्क्वायर निकालने के लिए हमें पावर इवन बनानी पड़ेगी, तो एक 3 कम कर लिया, 52 बनाया, 52 में से 2 अलग कर लोगे, कितना बचेगा? 26। अब देखो ये बताओ डुएबल था कि नहीं था आपके सामने? स्टार्ट बस 10 से करना था, फिर भी अगर आप करके नहीं आए हो तो फिर भी मतलब इतना सिखाने के बाद बाइनोमियल पूरा पढ़ा दिया। बल्कि इसको वापस क्या लिखोगे? 10 के और लास्ट टर्म क्या बनेगी? NCN माइनस 1 की पावर 26, तो 1, तो आएगा 30k प्लस 3, तो जगह 10a प्लस 3। अंडरस्टूड? यस सर। तो जगह ये हो जाएगा 10n डैश, इसको क्या लिखा? 10a प्लस 3 माइनस 7। सिंप्लीफाई कर लो, ये दोनों वापस कंबाइन हो जाएंगे, 10b माइनस 4। अंडरस्टूड? यस सर। आपको मैंने सिखाया था वापस 10 क्रिएट करने का क्या तरीका होता है? सर प्लस माइनस 10 कर देंगे। प्लस माइनस 10 करो, तो माइनस वाले को इसके साथ कंबाइन कर दो, माइनस वाले को इसके साथ कंबाइन कर दो, तो ये जगह 10c प्लस का 6। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 6। अंडरस्टूड? यस सर। ये जो आप चैट बॉक्स में लिख लो इंटीजर टाइप था इसलिए नहीं किया, अगर ऐसी घटिया अप्रोच अगर आप दिमाग में माइंड में रखोगे सिलेक्शन नहीं होगा। ये अप्रोच कभी नहीं होनी चाहिए कि इंटीजर टाइप में तो अपन अटेम्प्ट ही ना करें। जेई में कितने शिफ्ट में ऐसा हुआ कि इंटीजर टाइप में एकदम आसान आसान क्वेश्चन दे दिए, दिखने में टफ थे लेकिन थे बहुत आसान। थोड़ा तो कॉन्फिडेंस खुद में रखना पड़ेगा ना कि साल भर आपने कुछ किया है। इंटीजर टाइप में है तो क्वेश्चन ही नहीं करें, ऑब्जेक्ट, हाँ आपसे एमसीक्यू में अगर 20 में से 15 हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, इंटीजर टाइप छोड़ दो। एमसीक्यू में से अगर आपसे मान लो 20 में से 5 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं और फिर आप इंटीजर टाइप को क्वेश्चन को देख के छोड़ दोगे, फिर कहां से रैंक आई? रैंक तो क्या कट ऑफ भी क्लियर नहीं होगा। कभी भी ये मेंटेलिटी किसी बच्चे की नहीं होनी चाहिए कि इंटीजर टाइप में तो रिस्क ना लें। कभी भी कोई क्वेश्चन देख के नहीं छोड़ना है। कितनी बार चिल्ला चिल्ला के बता दिया, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, पूरी तरह से अटेम्प्ट करो, देखो ढंग से कि डुएबल है कि नहीं है। फिर तुम्हें लगता है कि नहीं हो रहा है तो छोड़ना। अगर स्टार्ट करो कि अपना रास्ता दिखेगा आपके सामने है, ये क्वेश्चन मैंने किया है, ऐसी कोई भी चीज इसमें ऐसी नहीं थी जो आप नहीं कर सकते थे। बस 2 डिजिट दे दिए एक की जगह, और क्या। सिंप्लीफाई किया तो 3 की पावर 53 आ गया, 3 की पावर 53 को अलग से वापस निकाल लिया, वैल्यू पुटअप करिए, आंसर आ गया। ये क्वेश्चन था इंटीजर टाइप वाला, वो क्वेश्चन था, ये सारे डुएबल क्वेश्चन थे। इसमें भी आपको मेहनत करनी थी। आधे जनता ने देख के ही छोड़ दिया कि रूट्स इमेजिनरी, क्या फर्क पड़ता है इमेजिनरी रूट से। डायमीटर का बेस का बहुत आसान क्वेश्चन था। आप देखो इंटीजर टाइप में ये भी बहुत आसान था, 5 में से लगभग 4 क्वेश्चन आसान आ गए। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि इंटीजर टाइप नहीं करना है, फिर आगे नंबर मैथ्स में सिंगल डिजिट में आएंगे नंबर। इतनी मेहनत कराने के बाद भी फिर ये स्थिति रहेगी। इसलिए ये मेंटेलिटी कभी मत रखो बार बार, इंटीजर टाइप है तो नहीं करना। अगली बार सारे अटेम्प्ट करो, इंटीजर टाइप में 5 में से 3 क्वेश्चन आसान आ गए तो क्या छोड़ के आ जाओगे क्या? थोड़ा कॉन्फिडेंस तो रखना पड़ेगा ना। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में गलत आ जाए, इंटीजर टाइप में सही आ जाए।
और बहुत बार होता है जेई जानबूझ के लास्ट क्लास में इजी क्वेश्चन रखता है, वो ये टेस्ट करता है कि बच्चा वहां तक पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। आधे तो रास्ते में दम तोड़ देता है मैथ्स में। शुरू के 5 क्वेश्चन टफ दिखेंगे, छोड़ दी, वो पता चला कि आखिरी के क्वेश्चन बहुत आसान थे लेकिन वहां तक पहुंचे ही नहीं। ठीक है, ये पेपर बच्चा वापस खुद से अटेम्प्ट कर लेना, आपकी क्लास भी मेरी भी क्लास है। ओके, थैंक यू, बाय।